तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड की एपिसोड 43 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड का एंड हमने गांव पे किया था जहां के मुखिया का नाम बाईचुन होता है। वो हमारे ज़ूरो और जाओची दोनों को वेलकम करता है, साथ ही उनको थैंक यू भी बोलता है उनकी बच्चियों को वापस लाने पर। ज़ूरो जब वहाँ पर मौजूद गाँव वालों की तरफ देखती है और साथ ही एल्डर बाईचुन की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है की इस गाँव का जो मुखिया है एलिमेंट्री परफॉर्म के 10th लेवल पर है। जब वो बाकी सभी की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है की बाकी जितने गाँव वाले हैं वो सारे भी एलिमेंट्री परफॉर्म की 10th लेवल पर है बच्चों को छोड़कर, यानी कि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी कल्टीवेशन लेवल एलिमेंट्री परफॉर्म के 10 से ज्यादा हो। साथ ही उसे दिखाई देता है कि उन सभी लोगों के माथे के ऊपर फ्लेम का मार्क है। बाईचुन जाओची से कहता है तुम्हारी हालत तो काफी ज्यादा खराब लगती है कि तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है, तुम हमारे साथ हमारे गाँव में आओ, हम तुम्हारा इलाज करते हैं। हमारी बच्चियों को वापस ले आए हो तो हम तो इसके बदले में तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं, तुम्हें यहाँ पर इलाज दे सकते हैं। जाओची उसे कहता है मास्टर बाईचुन आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमें गाँव के अंदर आने की इजाजत दे रहे हैं। लेकिन साथ ही जाओची कहता है फिलहाल के लिए तो मैं अपनी बिग सिस्टर के कंधे के ऊपर ही ठीक हूँ, मैं इसी के साथ ही लिपट कर अंदर आऊंगा कि इसकी बैग तो बहुत ज्यादा नरम है। ज़ूरो से कहती है तो क्या तुम जागे हुए हो, मुझे तो लगा कि शायद तुम बेहोश हो, इसी वजह से मैंने तुम्हें उठाया हुआ है। जाओची से कहता हाँ मैं तो उसी वक्त होश में आ गया था जब तुमने मुझे अपनी बैकपैक बनाकर पीछे उठाया था। ज़ूरो से कहती है तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, रास्ता में तुम्हें उठाकर लेकर आई हूँ। जाओची से कहता है क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, तुम्हारी कमर तो बहुत ज्यादा मजे की है, इतना ज्यादा आराम तो मुझे कहीं पर भी नहीं आता, बेड पर भी नहीं। बाईचुन उनसे कहता है तुम्हारा तो सभी भी बहुत ज्यादा वीक है, हालांकि वो होश में आ गया है, इसे अंदर ले आओ। तो गांव के अंदर आ सकते हो। तो उन्हें गांव के अंदर ले आते हैं। जाओची वहाँ पर अपने आसपास देखता है, जैसे वो सभी लोगों की तरफ देखता है तो वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। जाओची कहता है यहाँ पर जितने भी लोग हैं इन सभी की कल्टीवेशन एलिमेंट्री परफॉर्म के 10th लेवल पर है, ऐसा कैसे हो सकता है, इनकी कल्टीवेशन आगे क्यों नहीं बढ़ रही। मोलियो से कहती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि यही इन सभी की लिमिट है। ऊपर से इन सभी के माथे के ऊपर जरा आग का निशान तो देखो, कि यहाँ से फीनिक्स एसेंस महसूस हो रही है। तो फीनिक्स एसेंस का नाम सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने फीनिक्स के बारे में पहले से सुन रखा है। वो कहता है ये तो प्रीमोर्डियल डिवाइन बीस्ट है जो कि कहानियों में बताया गया है, ये तो वही फीनिक्स है, ये एसेंस तुम्हें यहाँ पर महसूस हो रही है। मोलियो से कहती है हालांकि इसकी एसेंस बहुत ज्यादा फेंट है लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे फीनिक्स की एसेंस ही महसूस हो रही है। मोली कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इंफीरियर लेजेंडरी बीस्ट जहाँ पर इस जमीन के ऊपर आया था, यानी कि इस जगह के ऊपर आया था, वजह से उसका एसेंस यहीं पर है इसी इलाके में, और ऊपर से इन सभी के माथे के ऊपर जो निशान है वो भी उसी फीनिक्स का ही निशान है। लगता है कि इन सभी गाँव वालों के पास फीनिक्स की ब्लड लाइन है, इसी वजह से तो इनके माथे के ऊपर फ्लेम का निशान है। लेकिन इनके माथे के ऊपर जो कलर है वो काफी ज्यादा डिफरेंस है। मैंने भी काफी सारे लोगों को देखा है जिनके पास फीनिक्स की ब्लड लाइन होती है, उनके माथे के ऊपर जो निशान होता है वो इससे अलग होता है। ऐसे लोगों के माथे के ऊपर जो निशान होता है वो नॉर्मली हिडन होता है, जब वो लोग अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं तभी वो मार्क उनके माथे के ऊपर नजर आता है। अब इन सारे गाँव वालों के माथे के ऊपर जो निशान है ये तो हर वक्त विजिबल है, ये सभी को दिखाई दे रहा है। बाईचुन उन्हें घर देता है और कहता है तुम दोनों यहीं पर आराम कर सकते हो। बाईचुन खुद भी घर के अंदर आ जाता है। वो दोनों जैसे घर के अंदर आते हैं तो जाओची से कहता है क्लैन लीडर फैंग मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुम सभी गाँव वाले फीनिक्स की ब्लड लाइन रखते हो और तुम सभी लोग यहाँ पर इसके रूइंस के गार्डियंस हो। ज़ूरो भी ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। साथ ही वो हमें इस बारे में बताती है कि ये कौन सा डिवाइन बीस्ट है। वो कहती है ये तो वही डिवाइन बीस्ट है, फीनिक्स एम्पायर वाले जिस डिवाइन बीस्ट की पूजा करते हैं। आखिर ये फीनिक्स यहाँ पर क्यों आएगा इस जगह के ऊपर। तो बाईचुन जाओची की बात सुनने के बाद पता नहीं ये हंस रहा है या फिर रो रहा है, लेकिन उसकी आंखों से पानी निकल रहा है। वो वहाँ पर पीछे की तरफ घूम जाता है और जाओची से कहता है तुम्हें लगता है कि हम लोग यहाँ पर फीनिक्स के गार्डियन क्लैन से हैं, ऐसा नहीं है, हम तो सिर्फ एक छोटा सा क्लैन है, हमारी तो कल्टीवेशन भी बहुत ज्यादा लो है, फिर हम लोग किसी डिवाइन फीनिक्स की एसेंस के गार्डियन कैसे हो सकते हैं। तुम्हें हमारे माथे के ऊपर ये निशान देखकर लगा होगा कि हम लोग गार्डियन क्लैन से हैं फीनिक्स एसेंस की वजह से, लेकिन ये तो हमारे लिए एक श्राप है जिसकी वजह से हमें हमारे क्लैन से दूर कर दिया गया और हम लोग इस जंगल के अंदर भटक रहे हैं। दादी बाईचुन गुस्से के साथ जाओची से कहते हैं अब जबकि तुम्हें हमारे फीनिक्स के साथ रिलेशनशिप के बारे में पता है तो तुम्हें यह भी पता होगा कि यहाँ पर कुछ ट्रेजर्स भी हैं कि फीनिक्स की रूइंस के अंदर छुपे हुए हैं, कहीं तुम भी उन लोगों में से तो नहीं हो जो हम यहाँ पर हमारे खजाने को चोरी करने के लिए आए हो। जाओची से कहता है नहीं नहीं तुमने तो कुछ ज्यादा ही गलत समझ लिया, मेरा ऐसा कोई भी मकसद नहीं है, हमें वो खजाना नहीं चाहिए, तुम्हारे माथे के ऊपर जो निशान देकर मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया। ऊपर से जरा देखो तो सही, तुम्हारे गाँव में जितने भी हाईएस्ट कल्टीवेशन के लोग हैं वो सभी के सभी अपनी एलिमेंट्री परफॉर्म लेवल के 10th लेवल पर हैं, यानी कि इनसे ज्यादा तुम्हारी कल्टीवेशन क्यों नहीं बढ़ रही, इसी वजह से मैंने तुमसे पूछा है। तुम सभी की कल्टीवेशन तो बहुत ज्यादा लो है, तो फिर तुम सभी लोग यहाँ पर किसी डिवाइन फीनिक्स की रक्षा कैसे कर सकते हो, क्योंकि इस जंगल के अंदर तो बहुत ही पावरफुल परफॉर्म लेवल के बीस्ट भी रहते हैं, कोई भी कहीं से भी आकर तुम्हारे पर अटैक कर सकता है। बाईचुन से कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमारी कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा लो है और हमारे लिए इस जगह को गार्ड करना काफी ज्यादा मुश्किल है। वक्त था जब हमारी कल्टीवेशन भी काफी अच्छी हुआ करती थी और हमारा क्लैन भी काफी ज्यादा प्रॉस्पेरस था, लेकिन उसके बाद हमारे पर हीवन की रैत बरसी जिसकी वजह से हीवंस के गार्ड हमारे साथ बहुत ज्यादा गुस्सा थे, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, हमें यहाँ पर आइसोलेट
आइसोलेशन में रहना पड़ा। हम लोग अपने मेन क्लैन से अलग हो चुके हैं और बहुत ज्यादा वीक हैं। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो यहाँ पर वाकई में फिनिक्स की रूइंस हैं जिनको हम लोग गार्ड करते हैं। वो इस एरिया के पीछे वाली साइड पर है। उसी जगह के ऊपर फिनिक्स की बची कुची सारी एसेंस की पावर है, जबकि यहाँ पर एक लेजेंडरी फिनिक्स की लाइफ एसेंस है। तो उसके होते हुए यहाँ पर कोई पावरफुल परफॉर्म बीस्ट कैसे आ सकता है? सभी बीस्ट उससे डरते हैं। ताऊजी उसकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तो इसका मतलब ये बात सच है कि यहाँ पर फिनिक्स की रूइंस मौजूद है। जबकि मैं यहाँ पर एक ऐसी जगह पर आ चुका हूँ जहाँ पर फिनिक्स की रूइंस है। यहाँ पर तो काफी सारा खजाना भी हो सकता है। अब ये तो वहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा। बाईचुन उनसे ये बात करने के बाद बाहर चला जाता है और उनसे कहता है ठीक है तुम लोग यहीं पर रेस्ट करो, मैं बाहर जा रहा हूँ। बाईचुन के वहाँ से चले जाने के बाद सीनियर सिस्टर जाओची से कहती है युनची तुम्हारी इंजरीज कैसी है? हम लोग एक बहुत ही ऊंची जगह से नीचे गिरे हैं। इतनी ऊंची जगह से गिरने पर तुम्हें कुछ ना कुछ चोटें तो जरूर लगी होंगी। जाओची उसे कहता है नहीं मुझे कोई भी चोट नहीं लगी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरी बॉडी आयरन से बनी है, इसी वजह से मुझे चोट नहीं लगती। और ऊपर से मैं एक बहुत ही बड़ा जीनियस डॉक्टर हूँ। जीनियस डॉक्टर होने की वजह से मेरे पास काफी सारी मेडिसिन हैं जिनको खाकर मैं अपनी बॉडी को जल्दी से रिकवर कर लेता हूँ। जोरो से कहती है अच्छा ठीक है तुम एक डिवाइन डॉक्टर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसे ही किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दो। फिर वहाँ से ऊंचाई के ऊपर से गिरने के बाद तुम नीचे आकर मर जाते, मेरी जान बच जाती तो मैं अपनी सारी जिंदगी कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाती कि मेरी जान बचाते हुए तुम्हारी जान चली गई। तो हमारा साउची जल्दी से आगे बढ़ता है और उसके चेहरे पे हाथ रखते हुए कहता है सीनियर सिस्टर मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है क्या तुम्हारे साथ ऐसा कोई भी ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी तुम जाओ सेक्टर वालों से मेरी जान बचाने के लिए वहाँ पर आई। तुम्हारे ऊपर पहले से एक बोझ था, इस वजह से वहाँ पर तुम्हारी जान खतरे में पड़ी। फिर भी यहाँ पर तुम सारा इल्जाम अपने ऊपर लेने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारे बिल्कुल ठीक कहा था कि सीनियर सिस्टर बहुत ज्यादा अच्छी है और सभी की बहुत ज्यादा केयर करती है। ज़ोरो भी आगे से शर्माना शुरू कर देती है और साउची से कहती है जूनियर ब्रदर मेरे पास बहुत सारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, मैं उनको यूज करके अपनी जान बचा सकती हूँ, कैसी ही बुरी सिचुएशन क्यों ना हो। इसलिए अगली बार अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो तुम्हें मेरे लिए अपनी जान को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। जाउची उसे कहता है नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता और वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है और यहीं पर वो उस लड़की के बारे में बताता है जिसका उसने एक बार सपना देखा था। हम इस लड़की को पहले देख चुके हैं। जाउची इसी लड़की की स्टोरी बताता है। जाउची कहता है एक बार एक लड़की थी जो मेरी बहुत ज्यादा केयर करती थी, वो मुझे काफी ज्यादा अच्छे से ट्रीट करती थी, दुनिया में सबसे ज्यादा बेस्ट थी। इन एंड पर क्या हुआ, वो मेरी ही बाहों में उसने दम तोड़ दिया, मेरी वजह से वो मारी गई क्योंकि मैं उसका ख्याल नहीं रख पाया। लेकिन मैं अभी तक उस दर्द को नहीं भूल पाया। हालांकि मैं मरने के बाद दोबारा से रीबॉर्न होकर यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अभी भी उसका दर्द महसूस होता है कि मैंने उसकी जान क्यों नहीं बचाई। उस बहुत ही प्यारी लड़की की मौत के बाद मैंने ये फैसला किया कि अगर जिंदगी में कभी भी मुझे कोई और ऐसी लड़की मिली जो कि मेरा जरा सा भी ख्याल रखेगी तो मैं उसको कभी भी मरने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी ही जान क्यों न गंवानी पड़े। ज़ोरो जाउची की बात सुनने के बाद उसे कहती है तुम तो बिल्कुल बड़ों की तरह बातें करते हो, तुम्हारी उम्र सिर्फ 16 साल है, तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारी वाइफ बहुत ज्यादा खूबसूरत है और इसके अलावा तुम्हारे पास एक मेडन भी थी जिसने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी। इसके लिए तुम यहाँ पर रो रहे हो। ताकि कि औरतों के साथ तुम्हारे काफी सारे रिलेशनशिप है, तुम तो वाकई में एक बहुत ही बुरे इंसान हो। साथ ही ज़ोरो आगे से हंसना शुरू कर देती है जबकि जाउची हमारा काफी ज्यादा उदास होता है उस लड़की के बारे में बात करके। ज़ोरो से कहती है लगता है कि तुम परेशान हो, चलो ठीक है अब जल्दी से लेट जाओ, तुम आराम करो। अगले दिन सुबह सुबह का सीन दिखाया जाता है। जाउची अपने बिस्तर पर सो रहा होता है कि उसी वक्त उसे बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। कोई कहता है जल्दी से जल्दी बैक माउंटेन के ऊपर जो सील है उसको अनलॉक करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे के पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जबकि बाईचुन को उन लोगों ने काफी ज्यादा पीटा होता है। बाईचुन उसे कहता है हम सभी लोग तो बस एक छोटे से क्लैन के मेंबर्स हैं, हमारी स्ट्रेंथ भी इतनी ज्यादा नहीं है, क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग यहाँ पर किसी खजाने की रखवाली करने के लिए बैठे हुए हैं? किसी भी ट्रेजर के बारे में नहीं पता, हमें नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, प्लीज मैं तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ, हमें यहाँ से जाने दो, हमने कुछ भी नहीं किया। उसके सामने जो बॉस बैठा होता है उसका नाम ब्लैक डीमन होता है जो कि ब्लैक डीमन मर्सनरी ग्रुप का लीडर है। तो उसी वक्त ब्लैक डीमन का साथी आगे बढ़ता है और बाईचुन को किक मारते हुए कहता अपनी बकवास बंद करो, तुम झूठ बोल रहे हो, हमें पता है कि तुम यहाँ पर खजाने की रखवाली कर रहे हो। क्या उसकी दोनों बच्चियां भागती हुई आगे बढ़ती हैं अपने फादर के पास। मुन्ना उसे कहता है क्या हम तुम्हें कोई बेवकूफ दिखाई देती है, तुम इस जंगल के बीचों बीच अपना क्लैन बसाकर बैठे हुए हो, यहाँ पर बहुत सारे खतरनाक बीस्ट रहते हैं, तुम्हें लगता है कि कोई आम सा गाँव वाला यहाँ पर आकर अपना बसेरा लगा सकता है। ब्लैक डीमन भी उसे कहता है क्या तुम मेरे बारे में जानते हो कि मैं कौन हूँ? मेरा नाम ब्लैक डीमन है और मैं ब्लैक डीमन मर्सनरी ग्रुप का लीडर हूँ। जहाँ पर तुम्हारे जैसे कचरू को मारने का कोई भी इरादा नहीं है क्योंकि तुम सभी लोग मेरे सामने कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा लो है। वो अपने बैट को अपने हाथ में पकड़ता है और बाईचुन से कहता है चलो अब जल्दी से रजिस्ट करना बंद करो, जल्दी से जल्दी मुझे बताओ कि खजाना कहाँ पर है। अगर तुमने मुझे खजाने के बारे में अभी नहीं बताया तो मैं तुम्हारे गाँव के 100 लोगों को मार डालूंगा। बाईचुन चिल्लाकर उसे कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि यहाँ पर कोई भी खजाना नहीं है, पर जो तुम्हें कह दिया क्या तुम्हें समझ नहीं आती? हमें इस बारे में नहीं पता, पता नहीं तुम यहाँ पर कौन सी सील की बात कर रहे हो, हमें तो सील के बारे में भी नहीं पता। ब्लैक डीमन का साथी उसे कहता है कैप्टन मुझे लगता है कि ये बंदा सच बोल रहा है, यहाँ पर वाकई में कोई खजाना नहीं होगा। बॉस उसे कहता हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, यहाँ पर कोई खजाना नहीं होगा, वरना इतनी मार खाने के बाद ये हमें
जरूर बता देता। साथ ही उसे कहता है बॉस लेकिन वो खूबसूरत लड़की वो तो यहीं पर है, हमें वो लड़की भी इनसे चाहिए, अगर खजाना नहीं तो वो लड़की ही चलेगी। तो ब्लैक डीमन बाइचुन से कहता है कल एक लड़की हमारे पास से भागी है, वो यहाँ पर तुम्हारे गाँव में आई है, तुम्हारे पास यहाँ पर खजाना नहीं है, फिर वो लड़की हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हें छोड़ देंगे। बाइचुन से कहता है तुम यहाँ पर किस लड़की को ढूंढ रहे हो, मुझे किसी लड़की के बारे में नहीं पता। उसी वक्त वो बॉस अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसकी दोनों बेटियों को खींचते हुए अपने पास ले आता है। उसमें से एक लड़की को पकड़कर उसकी आंखों के पास अपनी उंगली करते हुए कहता है छात्र तुम अभी भी मेरे सामने नाटक कर रहे हो कि तुम्हें उस लड़की के बारे में नहीं पता। देखते हैं जब मैं तुम्हारी बच्ची की आंखें एक एक करके बाहर निकालूंगा उसके बाद तुम मुझे बताते हो या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 43 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।